हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, ये 12th का फिजिक्स होगा और ये अपना लेक्चर नंबर 4 होगा। और आज हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ों को जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हमने भी कई लेक्चर को अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं और समझते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। पहले तो मैंने आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था, याद होगा जो लोग पढ़े होंगे। तो आज हम लोग 2 रिमार्क पढ़ने वाले हैं। क्या रिमार्क 2 है अपना? एक तो रिमार्क है अपना, रिमार्क होगा आज का। क्या है रिमार्क भाई? हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप कि F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये कूलॉम्स लॉ से होता है। ये कूलॉम का नियम है, F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कि स्मॉल क्या है? माध्यम का स्मॉल क्या है? ये एक अनुपातिक नियतांक होता है जिससे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। इसका मान मापन की पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। Q1 Q2 क्या है? 2 बिंदु आवेश है। R क्या है? उनके बीच की दूरी है। भाई कूलॉम का नियम यही होता है ना। ये जैसे मान लो 2 चार्ज हो गए, ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया? Q2 हो गया। दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? R डिस्टेंस पे है। तो कूलॉम का नियम क्या बोलता है कि इन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो नियम क्या बोलता है कि इन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों तथ्यों को मिला दोगे आप, दोनों को एक साथ लिख दोगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। इसको जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे स्मॉल के, यही रूल है। देखो कूलॉम का नियम, इसी नियम को हमने यहाँ पे लिखा है, इसी रूल को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो ये हम लोग जानते हैं। अब एक बात को समझिए, तो यहाँ से स्मॉल के की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल के की। तो के बराबर ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? FR स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? Q1 और Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल के का SI मात्रक क्या हो जाएगा? स्मॉल के का SI मात्रक, स्मॉल के का SI मात्रक आप लोग बताओ। तो देखो ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये आवेश है, इसका मात्रक कूलॉम इंटू कूलॉम। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम का पावर -2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब बताओ इसका डायमेंशन फार्मूला यदि कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे? डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्मॉल के। तो अच्छा बताओ, ये बल है ना, तो बल का क्या होता है? mLT पावर -2। बल का क्या होता है? mLT पावर -2। मीटर हो गया, मीटर का लेंथ है स्क्वायर, और इसका क्या होता है बताओ? कूलॉम का AT, तो A स्क्वायर और क्या हो जाएगा? T स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? M L का पावर 3, T का पावर -4, A का पावर क्या हो जाएगा? -2। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मॉल के का क्या हो जाएगा? बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रिमार्क देखते हैं बेटा। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार और जाइए कूलॉम्स लॉ को देखिए, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, तो चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगी। दूसरा रिमार्क क्या हो जाएगा? अगेन रिमार्क अब सेकेंड पढ़ रहे हो, ठीक है, रिमार्क सेकेंड पढ़ रहे हो और फिर लिखोगे क्या? हम जानते हैं कि क्या जानते हो? F इज इक्वल टू 1 अपॉन इप्साइलन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा हमको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालनी है और इसी का मात्रक निकालना है। तो एप्सिलॉन 0 इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 बराबर
1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ 4 फाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा FR स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एप्सिलॉन 0 का SI मात्रक क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 का SI मात्रक यदि आप निकालोगे तो एप्सिलॉन 0 का SI मात्रक क्या आएगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका SI मात्रक आएगा, ये चार देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मात्रक होता नहीं है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ये चार्ज का कूलॉम्ब होता है और ये कूलॉम्ब होता है, फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर होता है। मतलब ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसे क्या लिख सकते हो आप, न्यूटन इन्वर्स मीटर के पावर -2 और कूलॉम्ब का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे तो पावर सब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब याद होगा अभी मैंने बताया था, और के का यूनिट क्या होता है, स्मॉल के का, जल्दी बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, या इसे क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम्ब का पावर -2। देखो ये दोनों का डायमेंशन, दोनों का यूनिट अपोजिट होता है, इसका कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर होता है। अब आइए, अब आपसे यदि कोई पूछेगा एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन फार्मूला, बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र दोनों का एकदम अपोजिट होता है, दोनों के पावर केवल चेंज हो जाते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव होते हैं पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बताओ फोर्स का क्या हो जाएगा, यदि हमसे कोई पूछेगा तो कूलॉम्ब का क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब का AT होता है लेकिन स्क्वायर लगा है तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे फोर्स है, फोर्स का MLT पावर -2 हो जाएगा, और मीटर का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको आप मिला दोगे तो ये m ऊपर जाएगा तो m पावर -1, L और L स्क्वायर मिलेगा, L पावर 3 ऊपर जाएगा -3, और क्या हो जाएगा T स्क्वायर है ये भी ऊपर जाएगा तो T पावर क्या हो जाएगा 4, और A का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आपको याद होगा तो K का बीमी सूत्र कितना होता है, सेम यही होता है, केवल पावर चेंज हो जाता है, पावर, तो m होता है L पावर 3 होता है, T पावर -4 होता है, A पावर -2 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ और याद रखना है जो अपने को थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और समझना भी है, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, क्या पूछता है, आंकिक मान, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान कितना हो जाएगा, देखो ये याद हमेशा रखना है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो आज हमने 2 रिमार्क देखा, दोनों रिमार्कों को हम लोग अच्छे तरीके से कंसेप्ट कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यदि कोई पूछेगा तो इसको क्या बोलोगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब देखो माध्यम का परावैद्युतांक, अब समझ जाओ, कूलॉम्ब के नियमानुसार मान लो 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। माना 2 आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो उन स्मॉल r दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वायु या निर्वात में। ठीक है ना, तो बताओ हम लोग यहाँ पे अपने वर्डिंग में ऐसे लिख लेना, माना चित्रानुसार Q1 Q2 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित है, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलॉम्ब के नियम से क्या हो जाता है, F1 मान लो, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, तथा माध्यम में उन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल
तथा माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा बताओ। मान लो F2 मान लो, तो माध्यम में जब आते हैं तो क्या जाता है 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। एप्सिलॉन 0 क्या है बताओ, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है बताओ, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, ये हो गया। अब सुन लो इधर, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में डिवाइडिंग करवाएंगे। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताओ। मिलेगा ना F1 अपॉन F2 इजिकल टू क्या मिलेगा, जल्दी बताइए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4πε0 K और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये सेम है ना, तो ये इससे कैंसिल, ये सब कैंसिल, ये अपॉन को अपॉन K बचेगा, तो ये कुल मिला के कहाँ चला जाएगा, क्या मिलेगा बताओ, F1 अपॉन F2 बराबर क्या मिलेगा K, या F1 अपॉन F2 बराबर क्या मिलेगा K। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, K बराबर F1 अपॉन F2, K बराबर क्या लिखेंगे F1 अपॉन F2। तो बताओ क्या बोलोगे, ये क्या है, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और ये माध्यम में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप, यदि कोई बोलता है कि इसको लिखो तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, माध्यम का परावैद्युतांक बराबर क्या लिखोगे बताओ, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा बताओ, माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो कैसे परिभाषा दोगे बेटा, क्या बोलोगे, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक बोल दोगे ना। वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं, हम लोग जानते हैं ना, आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया था, बट हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन 0 K इक्वल टू एप्सिलॉन है। ये क्या है बताओ, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, अभी मैंने K बराबर निकाला, और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो बताओ यहाँ से यदि K बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा,
इप्साइलन अपॉन इप्साइलन 0 आ जाएगा। तो एक और परिभाषा बन गया ना, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए बताइए। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता बट्टे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। हो गया, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। कैसे परिभाषा दोगे? दूसरा परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये बार बार पेपर में अपने को नॉर्मल पूछता रहता है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे माध्यम का परावैद्युतांक है क्या डेली लाइफ में। आपको ये तो बुक का परिभाषा हो गया माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, और रियल में माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। माध्यम का परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बोला, माध्यम के परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब इनके अंदर से करंट नहीं जाएगा, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित बताएंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, कुचालक क्या होता है? वे पदार्थ, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित नहीं करते। ये न तो क्या होते हैं, इनमें से धारा प्रवाहित नहीं होता है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन नहीं करते हैं। लेकिन माध्यम के परावैद्युतांक क्या होते हैं? माध्यम के परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो अभी पढ़ेंगे जब संधारित्र में हम लोग क्या करते हैं, माध्यम की परावैद्युतांक भर देते हैं तो उनकी धारिता बढ़ जाती है, धारिता कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो कंडेंसर लगता है, जो संधारित्र लगता है, जो मोटर होता है ना, तो मोटर में, फैन में, कूलर में, सभी में संधारित्र लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है ना। कंडेंसर जिसको बोलते हो, कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर क्या होता है, उसमें दो होते हैं ना, दो तार निकले होते हैं, दोनों तार को हम लोग फैन में लगा देते हैं, तो दो, उसमें दो प्लेटें होती हैं। तो दो प्लेटें क्या होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम का परावैद्युतांक भर देते हैं। और जब किसी चीज में माध्यम का परावैद्युतांक भर देते हैं ना बेटा, तो उसका विभव के गुना कम हो जाता है और धारिता उसकी के गुनी बढ़ जाती है, ठीक है ना। विभव उसका क्या होता है, के गुना कम हो जाएगा और धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। इसीलिए माध्यम के परावैद्युतांक को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग माध्यम के परावैद्युतांक का यूज करते हैं। आप बोलोगे कि सर आप अभी समझा रहे हो माध्यम का परावैद्युतांक, हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या होता है। तो जैसे तेल हो गया, जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, ठीक है ना। तेल हो गया, प्लास्टिक हो गया, मोमबत्ती हो गया, रुई हो गया, अभ्रक हो गया, ये सभी क्या हो गए, ये सभी माध्यम का परावैद्युतांक हो गया। तेल हो गया, मोमबत्ती हो गया, क्या हो गया, रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया, अभ्रक हो गया, ये सभी माध्यम का परावैद्युतांक होते हैं। जब देखोगे तो उनके बीच में क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, इनमें से कोई ना कोई एक पदार्थ को भर दिया जाता है, वो और प्लेट स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो प्लेट हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। अभी के लिए आप समझ गए होंगे माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, बार बार एक पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव तो आता ही है। क्या आता है, देखो, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। वायु या निर्वात में के का मान 1 होता है।
ठीक है ना। जल के लिए ठीक है, जो K का मान होता है अप्रॉक्स 80.1 80.7 होता है अप्रॉक्स, इसको 81 मान लेते हैं। धातु के लिए, मेटल के लिए, धातु के लिए K का मान जो होता है, धातु के लिए जो K का मान होता है इन्फिनिटी होता है, बार बार पेपर में आता है। धातु के लिए, चालक के लिए K का मान अनंत होता है। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। जल के लिए K का मान अप्रॉक्स 81 होता है, 81 होता है, ठीक है। तो ये यदि क्वेश्चन पेपर में आएगा तो माध्यम का परावैद्युतांक आप समझ गए होंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वो वीडियो को पॉज करिए, फिर अगेन इसको देखिए, ठीक है ना। 100% ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आएंगी। इसीलिए तो मैं आया हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों से नहीं बनती है, समझ रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, जो चीज़ें आप लोगों से नहीं बनती है वही चीज़ों को तो मैं पढ़ाने आया हूँ। मेरा तो काम है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको बहुत इजी बना देना, सरल बना देना, कि आप बोल सको कि सर ये आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ें बहुत ही आसान हैं, जितना आप बोल रहे हैं उससे भी कहीं आसान है, ठीक है। हमारे दिल में, दिमाग में भर दिया जाता है कि फिजिक्स बहुत कठिन है, डिफ़िकल्ट है। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से एलर्जी होता है। लेकिन ये मानो यकीन मेरे दोस्त कि यदि आपसे फिजिक्स नहीं बनता है तो ये मत मानो कि आप फिजिक्स पढ़ने के लायक नहीं हो, फिजिक्स आपसे नहीं बनेगा। ये समझो कि आपका पढ़ाने वाला सही नहीं है जो आपको फिजिक्स की बेसिक चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर नहीं करा रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे आज, जो एक पॉइंट है छोटा सा है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। देखो इसके, ये केवल वर्डिंग है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना नहीं लिखवा पाऊंगा हिंदी, जो लोगों को हिंदी लिखना है वो हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ क्या होता है परिभाषा इसका। देखो, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक व चिकना वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। मैंने क्या बोला, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक व चिकना वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा हो गया। ये काल्पनिक और चिकना वक्र है। बोलोगे हमको दिखाइए सर, तो ये दिखेगा नहीं, ये केवल क्या होता है, ये काल्पनिक होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके द्वारा बनाया गया, देखो ये काल्पनिक होता है, लेकिन जो इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र होता है वास्तविक होता है, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, और एक चीज याद रखना, जैसे मान लो विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसको स्पर्श करके कोई रेखा यदि हम खींच देना तो ये जो रेखा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैंने क्या बोला, ये भी अपने को कॉपी पेन लीजिए, नोट करिए, फिर बताओ विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक व चिकना वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। फिर उसके नीचे एक स्टेप छोड़ के क्या लिखेंगे, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इतना बता दोगे। उसके बाद आओ अब थोड़ा समझते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में, ठीक है। देखो पहला पॉइंट समझना, धनावेश से निर्मित बल रेखाएं, ये धनावेश हो गया ना, तो इससे जो जितने भी धनावेश से निर्मित बल रेखाएं निकलेंगी, बल रेखाएं देखो बहुत सारी निकलती हैं, हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इसकी खासियत होती है ये चालक के तल के लंबवत निकलता है और जिस चालक में पहुंचता है उसके तल के लंबवत ही पहुंचता है। देख रहे हो, धनावेश से इससे निर्मित बल रेखाएं, ठीक है ना, तो ये चालक के तल के लंबवत जाएगा। और देखो ये धनावेश से कहाँ जाएगा, अनंत की ओर चलता है। धनावेश से निर्मित बल रेखाएं कहाँ से जाता है, चालक के धनावेश से अनंत की ओर जाता है, ऐसे निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो आप बता दोगे ना, एक पॉइंट अपने को याद हो गया ना, धनावेश से निर्मित बल रेखाएं धनावेश से कहाँ जाती हैं, अनंत की ओर जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है
लिखते भी रहिएगा आप लोग। ऋणावेश से निर्मित, ये ऋणावेश है ना, इससे भी निर्मित बल रेखाएं बहुत सारी होंगी बेटा, हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इस तरह से होगा, हो गया। ये ऋणावेश से निर्मित बल रेखाएं। तो ऋणावेश से निर्मित बल रेखाएं कहाँ होती हैं? अनंत से ऋणावेश की ओर। कहाँ चलती हैं ये? अनंत से आती हैं और कहाँ आती हैं? ऋणावेश की ओर आती है। ऐसे वर्डिंग बना बना के आपको लिखना है। क्या लिखोगे ऊपर? पहले ऋणावेश से निर्मित बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती है या आती हुई प्रतीत होती है। बहुत इजीली इसको बता दोगे, ठीक है। फिर आइए तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे आज? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव से निर्मित बल रेखाएं। अच्छा, अभी पढ़ाएंगे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब जिसके दो ध्रुव होंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल, ठीक है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब एक हम धनावेश को लेते हैं और एक ऋणावेश को लेते हैं, ठीक है। एक धनावेश को लिए, एक ऋणावेश को लिए, तो धनावेश और ऋणावेश जब दोनों एक दूसरे के पास रख दिए जाते हैं तो ये जो निकाय बनता है इसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जब दो समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। देखो परिमाण में समान होंगे लेकिन दोनों उल्टा होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जब इनको बहुत नज़दीक एक दूसरे के रख देंगे तो जो निकाय बनेगा उसे क्या कहोगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलोगे। अब देखो इससे भी बल रेखा सीधे निकलनी चाहिए ना, इससे भी बल रेखा सीधे, जैसे यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ भी होना, जैसे यहाँ पे बल रेखाएं निकल रही हैं वैसे ही बल रेखाएं यहाँ भी निकलनी चाहिए, यही बोलता है ना। लेकिन इसकी बल रेखाएं देखो, ये विपरीत आवेश है और विपरीत आवेश के कारण इसकी बल रेखाएं आपस में क्या होंगी? चिपक जाएंगी। क्या होंगी? ये बल रेखाएं ऐसे चिपक जाएंगी, ये भी बल रेखा ऐसे क्या होगी? चिपक जाएगी, ठीक है। अब बताओ, और इसकी जो बल रेखाएं होंगी वो भी क्या करेंगी? चिपकने का प्रयास करेंगी, वो भी कोशिश करेंगी कि हम भी चिपक जाएं। ये भी इसकी जो पास की बल रेखाएं हैं क्या कोशिश कर रही हैं? कि हम भी इससे क्या हो जाएं? चिपक जाएं। बहुत सारी बल रेखाएं होंगी, बहुत सारी अभी लाइन होगी, इसमें अभी कई लाइन और ले सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए कम से कम बल रेखाओं को ले रहा हूँ, ठीक है। अब बल रेखाएं अपनी हो गई। अब समझिए थोड़ा सा, ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो धनावेश से अनंत की ओर, तो धनावेश से अनंत की ओर जाती है। और इसमें कहाँ आती है? ऋणावेश में अनंत से ऋणावेश की ओर। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएंगे। यदि आपसे कोई पूछेगा पेपर में बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती है। कहाँ से? धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती है। इसकी बल रेखाएं कहाँ होगी? अनंत की ओर जाती है ना बेटा, धनावेश से, तो इसका डायरेक्शन ऐसे दे दोगी। और इसकी बल रेखाएं अनंत से कहाँ आती हैं? सॉरी, इसकी बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं। इसको हम लोग थोड़ा क्या कर देंगे? इसकी बल रेखाएं कहाँ से आती हैं? अनंत से ऋणावेश की ओर, अनंत से ऋणावेश की ओर। इसका कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाए। ये वैद्युत द्विध्रुव से निर्मित बल रेखाएं हैं, ठीक है। देखो यदि आप इसको समझोगे, ठीक है ना, तो विद्युत बल रेखाओं के गुण पेपर में लिखने को आता है कि विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हो, इसके गुणों को समझाइए या गुणों के लिखिए। 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, कुछ भी हो सकता है। तो हम बेसिक चीज़ों को हम समझ जाएंगे, इसी के आधार पर हम परिभाषा देंगे, ठीक है ना। अब आइए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। दो धनावेश से निर्मित बल रेखाएं। क्या हो जाएगा? दो धनावेश मतलब दोनों सेम आवेश होंगे। दो धनावेश से निर्मित बल रेखाएं। तो अच्छा बताओ, इससे बल रेखाएं बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन इससे बल रेखाएं जो निकलेंगी बेटा वो क्या हो जाएंगी? जैसे इससे चिपक गई तो इससे बल रेखाएं दूर जाएंगी। देखो पहली तो बल रेखा एक यहाँ से निकलेगी, दूसरी बल रेखा यहाँ से, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे जिसके कारण ये कुछ ऊपर ऐसे चली जाएंगे, और ये भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है। ऊपर ऐसे कुछ या ऐसे बना दो, सीधे लाइन ही ऐसे ऊपर चली जाएंगे, ठीक है। और जो बल रेखाएं होंगी इससे दूर जाएंगी। क्या करेंगी? इससे दूर जाएंगी। क्यों जाएंगी बेटा? क्यों ये जा रही है बताओ दूर?
क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि समान आवेश यदि होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। यदि ये समान आवेश होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। ये बल रेखाएं नज़दीक नहीं आएंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी, क्योंकि दो समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि मान लो अब हमको समझाना हुआ इसकी दिशा कहाँ होगी, धनावेश से अनंत की ओर, ये भी धनावेश से अनंत की ओर, इनकी दिशाएं कैसे हो जाएंगी, धनावेश से अनंत की ओर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब यदि आपसे कोई पूछेगा, ये धनावेश से अनंत की ओर हो जाएंगे, धनावेश से। अच्छा बताओ इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में नल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, नल पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जब आपसे पेपर में पूछेगा दो ऋण आवेश से निर्मित बल रेखाएं, तो दो ऋण आवेश से निर्मित बल रेखाएं सेम टू सेम ऐसे ही होंगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, डायग्राम ऐसे ही रहेगा। बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आएंगी, कहाँ से आएंगी, अनंत से ऋणावेश की ओर आएंगी। अपने बुक में इसको बना लीजिए। अब ये चीज़ पूछता है बेटा, बल रेखाओं के गुण पूछता है, क्या पूछता है, बल रेखाओं के गुण को समझाइए, समझ रहे हो। तो ये बल रेखाओं के गुण हम समझाने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। बल रेखाओं की पहले गुण क्या हो जाएगी, बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक और चिकना वक्र होता है। पहला गुण हो गया बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित चिकना और क्या होता है, काल्पनिक, क्या होता है, बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक व चिकना वक्र होता है, ठीक है। दूसरा देख रहे हो, जितनी बल रेखाएं हैं ये सभी सरल रेखी हैं, सरल रेखा में निकल रही हैं या वक्री हैं। वक्र मतलब घूम जाना, मतलब सरल रेखाएं क्या होती हैं, सरल रेखी या वक्री होती हैं, सरल रेखी या वक्री होती। दो गुण हो गया। तीसरा गुण क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। चौथा गुण क्या हो गया, जल्दी बताओ, ये किसी चालक के तल के लंबवत निकलती है और किसी चालक के तल के लंबवत पहुंचती हैं। जहां से निकलेंगी लंबवत जाएंगी और जिसमें पहुंचेंगी लंबवत पहुंचती, ठीक है ना। और बताओ क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं होती है, बाहर होती हैं। अतः यह कौन सी वक्र बनाती है, एकल वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है, ठीक है ना। ये कौन सा वक्र बनाती है, एकल वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। देखो यदि ये चालक के अंदर होती ना तो ऐसे कई बार घूमती, तो ये कौन सा वक्र हो जाता, क्लोज वक्र हो जाता, क्लोज कर्व हो जाता, बंद वक्र। फिर पांचवा गुण आप बताओ क्या हो जाएगा, दो विद्युत बल रेखाएं, देख रहे हो, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बताओ नेक्स्ट गुण क्या हो जाएगा इसका, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट गुण, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की भांति अपने लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसीलिए विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। बल रेखाएं खींची हुई डोरी की भांति या खींची हुई लचकदार डोरी की भांति अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसीलिए विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। जैसे एक डोरी है, एक धागे को बांध दे और उसको खींचेंगे ना, तो जब उसको बीच में खींचेंगे तो क्या करेगा, सिकुड़ेगा, अपनी लंबाई को कम करेगा, तो उसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट गुण क्या हो जाएगा, बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, देखो अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसीलिए समान आवेशों के बीच क्या लगता है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बेटा, ये 10th नंबर प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, जहां पे विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, सघन होगा। सघन मतलब जहां पे विद्युत बल रेखा बहुत अधिक मात्रा में होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पे बल रेखाएं विरल मात्रा में होगी, बहुत कम होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बताओ, कम होगा, ठीक है ना, मतलब दुर्बल होगा,
ठीक है ना। विरल जहाँ पे होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगा, ठीक है। अब आएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको विद्युत क्षेत्र बताएंगे और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बताएंगे, ठीक है। और आप इसको अच्छे से देखिए, मज़ा लेते रहिए, और मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अरे यार, कौन कौन आया हो तिवारी जी?